एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत के 10वें पाठ दीनबंधु नायर का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है अभ्यास का, संस्कृत भाषा या उत्तराणि लिखा था, संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। नायर कुत्र गमनाय इच्छा न प्रकटितवान। नायर ने कहाँ जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि नायर उड़ीसा सरकार के अंतर्गत जब काम कर रहे थे तो अपने राज्य केरल जाने की उन्होंने कभी इच्छा प्रकट नहीं की। तो कुत्र की जगह हो जाएगा स्वराज्यम केरलम प्रति। अपने राज्य केरल जाने की उन्होंने इच्छा प्रकट नहीं की। अगला है विभागस्य विपक्षे केशाम अभियोग नास्ति। विभाग के विपक्षीय में या विभाग के विरुद्ध किन का मुकदमा नहीं था। तो उपभोक्ताओं का। तो विभाग के विरुद्ध उपभोक्ताओं का किसी प्रकार का अभियोग या मुकदमा नहीं है। अगला प्रश्न है नायर स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागम कुत्र प्रेषयते स्म। नायर अपने वेतन के का आधे से अधिक भाग कहाँ भेजते थे। तो नायर स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागम कुत्र की जगह हो जाएगा केरल प्रेषयते स्म, भेजते थे। नायर अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरल भेजते थे, तो केरलम हो जाएगा कुत्र की जगह। अगला है नायरस्य नेत्र तीराद विगलिता अष्टुधारा किम अकरोत्। नायर के नेत्र तीराद आंखों से विगलिता निकलती हुई या निकली हुई अष्टुधारा ने किम अकरोत् क्या किया। तो नायरस्य नेत्र तीराद विगलिता अष्टुधारा पत्रस्य अर्धाधिकं भागम आर्द्रीकरोति स्म कि पत्र का आधे से अधिक भाग, उस अश्रुधारा ने पत्र के आधे से अधिक भाग को गीला कर दिया था। तो नायर से नेत्र तीराद विगलिता अष्टुधारा पत्रस्य अर्धाधिकं भागम आर्द्रीकरोति स्म। या फिर हम कर सकते हैं पत्रस्य अर्धाधिकं भागम आर्द्रम अकरोत्। आर्द्रम आगे अकरोत् योग रह जाएगा। आर्द्रीकरोति स्म या आर्द्रम अकरोत् दोनों भूतकाल में प्रयुक्त होंगे। स्म भी भूतकाल लट लकार के साथ स्म का प्रयोग करते हैं तो भूतकाल का सूचक होता है। ऐसे ही अकरोत् जो लंग लकार वो है ही भूतकाल के लिए। अगला है बहुदिनेभ्यः स्थगितानां समस्यानां समाधानं कदा जातम्। बहुदिनेभ्यः बहुत दिनों से स्थगितानां रुकी हुई या स्थगित अटकी हुई समस्याओं का समाधान कदा जातम कब हुआ। तो उत्तर हो जाएगा बहुदिनेभ्यः स्थगितानां समस्यानां समाधानं नायरस्य दायित्व ग्रहणस्य एक मासाभ्यंतरे जातम। तो उत्तर हो जाएगा बहुदिनेभ्यः स्थगितानां, बहुत दिनों से स्थगित समस्याओं का समाधान नायरस्य नायर के दायित्व ग्रहण करने के एक मास अभ्यंतरे जातम, एक महीने के अंदर हो गया। तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक महीने के अंदर हो गया। आगे है नायरस्य पार्श्वे पत्रम कया प्रेषितम। नायर के पास पत्र किसने भेजा। कया जो वो स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग का। किम शब्द की तृतीया का एक वचन है ये। किम शब्द तृतीया एक वचन का रूप है कया। तो कया की जगह क्या हो जाएगा सुष्टि मेरी महोदयया। ये तृतीया का रूप हो गया। तो नायर से पार्श्वे पत्रम सुष्टि मेरी महोदयया प्रेषितम। नायर के पास पत्र सुष्टि मेरी ने भेजा। आगे है अष्टम में के लालिता पालिताश्च भवन्ति। अष्टम में कौन लालित और पालित हैं, अर्थात अष्टम में किन का लालन पालन हो रहा था। तो के की जगह हो जाएगा अनाथ शिशवः, अनाथ बच्चे। तो अष्टम में कौन लालित पालित थे या किन का लालन पालन हो रहा था। अनाथ शिशवः, अनाथ शिशुओं का वहाँ पालन हो रहा था या अनाथ शिशु वहाँ पालित थे। आगे पत्र लेखिका या भवंती का होता है होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैंने हिंदी में आपको समझाने के लिए यहाँ थे का प्रयोग भी किया है।
आगे पत्र लेखिका कस्य हस्तयोः अनाथाश्रमं समर्प्य सौप्रस्थानिकी इच्छति। पत्र लेखिका, जिसने पत्र लिखा था, तो पत्र किसने लिखा था? सुश्री मेरी ने। तो पत्र लेखिका किसके हाथों में? हस्तयोः यहाँ द्विवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हस्तयोः का अर्थ हाथों का, हाथों का के की, या सप्तमी में करें तो होगा हाथों में या पर। तो पत्र लेखिका किसके हाथों में? किसके दो हाथों में? अनाथ आश्रम को समर्पित करके सौप्रस्थानी के विदाई इच्छति चाहती है। तो यहाँ हस्तयोः पद इसलिए आया है क्योंकि हाथ दो होते हैं हमारे। तो पत्र लेखिका किसके हाथों में अनाथ आश्रम सौंप कर विदाई लेना चाहती थी? तो पत्र लेखिका कस्य की जगह हो जाएगा श्री नायरस्य। तो पत्र लेखिका श्री नायर के हस्तयोः हाथों में अनाथाश्रमम समर्प्य अनाथाश्रम सौंप कर सौप्रस्थानिकी इच्छति, सौप्रस्थानिकी या विदाई इच्छति चाहती है। अगला प्रश्न है सप्रसंगम हिंदी भाषा या व्याख्या कुरुते। सप्रसंग हिंदी भाषा में व्याख्या कीजिए। ये आप हिंदी अर्थ से देखकर करें या सुनकर करें। अगला प्रश्न है अधः समस्त पदानां विग्रह दत्तः। यहाँ समस्त पदों के विग्रह दिए गए हैं। तान आश्रित्य, उनके आधार पर समस्त पदानि रचयित, समस्त पद बनाइए और समास नाम अपि लिखत, समास का नाम भी लिखिए। जैसे पहला है कालस्य खंडः। कालस्य खंडः का बनेगा कालखंड है। मैंने बताया था तद शब्द के रूप अगर हम जिस विभक्ति में भी लगाएंगे तो समस्त पद उसी विभक्ति का बन जाएगा। तो यहाँ है जैसे कालस्य खंडः, तो कालस्य खंडः का बनेगा कालखंडः, बस। और यहाँ तस्मिन लगाने का मतलब है, तस्मिन का अर्थ हुआ यानी कि अब कालखंड शब्द की सप्तमी विभक्ति लिखनी है हमें। तो सप्तमी क्या हो जाएगी इसकी? कालखंडे। और यहाँ षष्ठी विभक्ति है कालस्य में, षष्ठी विभक्ति है तो ये समास कौन सा हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इसका समस्त पद बनेगा कालखंडे और समास कौन सा है? ये षष्ठी तत्पुरुष। अगला है कर्मसु नैपुण्यम। कर्मसु नैपुण्यम में सु का लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सु सप्तमी विभक्ति का बहुवचनांत पद है, सुप विभक्ति इसने। तो मूल शब्द है इसका कर्म। कर्म के आगे नैपुण्यम यो का यो जोड़ देंगे, कर्म नैपुण्यम। यहाँ सप्तमी विभक्ति है तो ये सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। अगला है द्विच त्रिच अनयोः समाहार है। तेषाम, अब तेषाम का मतलब वही षष्ठी का बहुवचन करना हमें यहाँ। तो द्वित्राणाम, द्विच त्रिच अनयोः समाहार, द्वि और त्रि, दो या तीन, इन दोनों का समूह है। और तेषाम का अर्थ उनका। तो द्वित्राणाम हो जाएगा समस्त पद। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। वैसे जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है, परंतु यहाँ संख्यावाची नहीं, क्या है? यहाँ समाहार है, समूह। समूह का जहाँ बोध कराया जाए या जहाँ जोड़ा हो, द्वंद्व का अर्थ जोड़ा भी होता है, दो जहाँ पदों का जोड़ा हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। आगे दीर्घ अवकाश तम। तम का अर्थ वही द्वितीय विभक्ति लगानी है यहाँ। तो दीर्घ अवकाश की द्वितीय हो जाएगी दीर्घावकाशम। दीर्घावकाशम यह है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उदाहरण है। आगे धनाय आदेशः तेन। तेन का अर्थ वो तृतीय विभक्ति लगानी है इसकी। तो धनादेशः बनेगा और तृतीय लगाने के बाद बन जाएगा धनादेशन। यहाँ धनाय में चतुर्थी विभक्ति है तो ये चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है। धनादेशन चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है। आगे है जीवनस्य प्रदीपः। जीवनस्य में षष्ठी विभक्ति का लोप कर देंगे तो समस्त पद बनेगा जीवन प्रदीपः। यहाँ षष्ठी विभक्ति का लोप किया है तो ये समास हुआ षष्ठी तत्पुरुष। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण हमें कैसे करने हैं? जो रेखांकित पद है उनकी जगह प्रश्न बनाने हमें। और ये उसमें ये ध्यान रखना है कि जो रेखांकित पद है वो कौन सी विभक्ति के और कौन से वचन के हैं। कौन जिस विभक्ति और जिस वचन के होंगे अधिकतर क्या होता है किम शब्द के रूप चलते हैं। जैसे स्त्रीलिंग का कोई शब्द हुआ तो मान लो स्त्रीलिंग के षष्ठी विभक्ति का कोई शब्द है, रेखांकित पद है, उसकी जगह हमें प्रश्न बनाना है तो एक वचन में रूप प्रश्न बन जाएगा कस्य। हाँ, ऐसे ही षष्ठी विभक्ति का पुल्लिंग का कोई प्रश्न बनाना हो हमें तो कस्य हो जाएगा। नपुंसक लिंग का भी कस्य ही रहेगा। तो आपको इसलिए आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको किम शब्द के रूप याद अवश्य करने पड़ेंगे तीनों लिंगों में। तो पहला है श्री नायर स्वल्पभाषी आसीत। श्री नायर स्वल्पभाषी था। अब यहाँ स्वल्पभाषी की जगह हम कह का प्रयोग नहीं करेंगे कि श्री नायर कौन था। श्री नायर कैसा था? प्रश्न हमारा बनेगा श्री नायर कैसा था। श्री नायर स्वल्पभाषी था तो प्रश्न बन जाएगा श्री नायर कैसा था। और कैसा की संस्कृत होती है कीदृशः।
कीदृशः पुल्लिंग में, कीदृशी स्त्रीलिंग में और कीदृशम नपुंसकलिंग में। तो यहाँ हो जाएगा कीदृशः, क्योंकि श्रीनायार है जो पद है वो पुल्लिंग का है, तो इसलिए कीदृशः शब्द जो भी पुल्लिंग का ही यहाँ प्रयुक्त होगा। अगला है वर्षत्रयस्य आकलनात् ज्ञायते यत् विभागस्य कार्यनैपुण्यं दशगुणैः वर्धितम्। वर्षत्रयस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति का पद है ये, तो वर्षत्रयस्य की जगह प्रयुक्त हो जाएगा कस्य। वर्षत्रयस्य आकलनात् 3 वर्ष के आकलन से ज्ञात होता है कि विभाग की कर्म दक्षता जो थी वो 10 गुना बढ़ गई है। तो किसके आकलन से ज्ञात होता है कि विभाग की कर्म दक्षता 10 गुना बढ़ गई है। अगला है तस्य राज्येन सह कश्चित् संपर्कः नास्ति, तो उसका राज्य के साथ कोई संपर्क नहीं है। तो राज्य के साथ की जगह हो जाएगा प्रश्न किसके साथ, तो राज्य की जगह हो जाएगा केन। तस्य केन सह कश्चित् संपर्कः नास्ति, उसका किसके साथ कोई संपर्क नहीं है। अगला है पत्रस्य अर्धाधिकं भागम अष्टुधारा आर्द्रीकरोति स्म। पत्र के आधे से अधिक भाग को अष्टुधारा ने गीला कर दिया था। तो अष्टुधारा की जगह हो जाएगा किसने गीला कर दिया था, तो अष्टुधारा की जगह प्रश्न बन जाएगा का। तो पत्रस्य अर्धाधिकं भागम का आर्द्रीकरोति स्म। अगला है श्रीदासः तत्पत्रम् उद्घाटितवान्। श्रीदास ने उस पत्र को खोला। तो श्रीदास की जगह हो जाएगा किसने, कह। किसने तत्पत्रम् उद्घाटितवान्, उस पत्र को खोला, या कह तत्पत्रम् उद्घाटितवान्, किसने उस पत्र को खोला। आगे है भगवान त्वां दीर्घ जीवनम कारयतु। भगवान तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करें, या तुमको, यहाँ द्वितीय विभक्ति है तो किम शब्द की द्वितीय हो जाएगा कह कऊ के कम। तो भगवान कम दीर्घ जीवनम कारयतु, भगवान किसको लंबी उम्र वाला करें या दीर्घ जीवी बनाएं। अगला प्रश्न है विपरीतार्थक पदानि मेलयते। विपरीतार्थक पदों का मेल कीजिए। आगत्य का अर्थ होता है आकर, इच्छाम का अर्थ होता है इच्छा, स्वल्पभाषी कम बोलने वाला, प्रारभ्य प्रारंभ करके, अधिकीभूतम अधिक, विपक्षे का मतलब विपक्ष में, विरुद्ध, स्मृतः का मतलब याद किया, और दीर्घ जीवनम लंबा जीवन। और यहाँ इधर पद दिए हैं विलोम पद, उनमें देखते हैं विस्मृतः। विस्मृतः का अर्थ होता है भूला, स्मृतः याद किया, विस्मृतः भूला। गत्वा का अर्थ होता है जाकर, न्यूनी भूतम कम, पक्षे पक्ष में, बहुभाषी अधिक बोलने वाला, समाप्य समाप्त करके, लघु जीवनम छोटा जीवन, अनिच्छाम अनिच्छा। तो यहाँ इधर था आगत्य, आगत्य का अर्थ था आकर, और गत्वा का अर्थ था जाकर। इच्छाम का विलोम हो जाएगा अनिच्छाम। स्वल्पभाषी होता कम बोलने वाला, और बहुभाषी बहुत बोलने वाला। प्रारभ्य प्रारंभ करके, समाप्य समाप्त करके, अधिकीभूतम अधिक, और न्यूनीभूतम कम। विपक्षे का विपरीत हो जाएगा पक्षे, विपक्ष में और पक्ष में। स्मृतः का हो जाएगा विस्मृतः। दीर्घ जीवनम का हो जाएगा लघु जीवनम। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखितानां विशेष्य पदानां विशेषण पदानि पाठात् चित्वा लिखित। निम्नलिखित विशेष्य पदों के विशेषण पद पाठ से चुनकर लिखिए। और इसको चुनने का सबसे आसान तरीका है कि हमारे जो विशेषण पद दिए हैं, विशेष्य पद दिए हैं, इनके साथ ही हमें इनके विशेष्य पद भी मिलेंगे। तो इनके साथ वाले जो शब्द हैं जो पाठ में प्रयुक्त हुए हैं, पहले वाले जो पद हैं वो अधिकतर वो हमें एक साथ ही मिलेंगे। तो इसके साथ वाले पद हमें देखने, जैसे वार्तालाप है आया, वार्तालाप के साथ हमारे पाठ में आया था संतुलित वार्तालाप है। तो पहला पद क्या होता है, अधिकतर पहला पद विशेषण होता है। तो वार्तालाप से पहला पद क्या है जो पाठ में प्रयुक्त हुआ है, वो है संतुलित है, संतुलित है, संतुलित है। तो ये संतुलित है क्या, किसका, वार्तालाप का क्या हो गया, विशेषण पद हो गया। आगे है वर्षत्रयस्य। वर्षत्रयस्य से पहला शब्द आया है गतस्य। अश्रुधारा, अश्रुधारा के साथ आया है पद विगलिता। समस्यानाम, समस्यानाम के साथ पद आया है विविधानाम, विविधानाम। व्यवहारः, व्यवहारः के साथ पद आया है रुक्षः, रूखा व्यवहार। आगे है पत्रम, पत्रम के साथ पद आया है हमारा पूर्वतनम, पहला पत्र, पूर्वतनम पत्रम, पहला पत्र। शिशवः, शिशवः के साथ पद आया है हमारा अनाथः, अनाथः शिशवः। तो ये हुआ हमारा छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। निम्नलिखित पदों में प्रकृति और प्रत्यय को विभक्त कीजिए, प्रकृति प्रत्यय का विभाग कीजिए। समाप्य, समाप्य में है सम उपसर्ग है, आप धातु है और लेप प्रत्यय है, सम आप और लेप। जातम में जन धातु है और त प्रत्यय है। त्यक्त्वा में तेज धातु है और त्वा प्रत्यय है। आगे धृत्वा, धृत्वा में ध्रि धातु है और त्वा प्रत्यय है। पठन में पठ धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। संपुष्य में सम उपसर्ग है, पुष धातु है और लेप प्रत्यय है।
सम पुरुष और लेप संपुष्य। तो ये हमारा हुआ प्रकृति प्रत्यय विभाग वाला प्रश्न पूर्ण हुआ और इसी के साथ साथ हमारा अभ्यास भी पूर्ण हुआ। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, सुनें और समझें और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।